I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. नमस्कार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में जब नाटो का गठन किया गया था, तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि नाटो को सबसे बड़ा खतरा खुद नाटो के भीतर से ही होगा। आज नाटो का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर लगातार यूरोपियन यूनियन पे दबाव बना रहा है। आप देखो कि यह दबाव मिलिट्री एक्शन के साथ साथ ट्रेड टैरिफ को लेकर भी है। अभी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेनमार्क के साथ साथ यूरोप के 8 देशों के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ अनाउंस किया है और यह धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेके अमेरिका के साथ कोई कंक्लूसिव डील फाइनल नहीं होती है तो इस 10% एडिशनल टैरिफ को बढ़ा के 25% कर दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अनेक्स करना चाहता है और इसके लिए लगातार वो नाटो के साथ साथ यूरोपियन यूनियन पे दबाव बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के देश लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप को यह कन्विंस कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है तो ये देश अमेरिका का सहयोग करने के लिए तैयार है। इसीलिए आप देखो अभी कुछ दिन पहले डेनमार्क के साथ साथ डेनमार्क, फ्रांस और यूरोप के अन्य कई देशों ने ग्रीनलैंड के ऊपर एडिशनल मिलिट्री ट्रूप्स वहां पे भेजी है और प्रेसिडेंट ट्रंप को यह संकेत दिया है कि वो ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ सहयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखो कि अभी 2 दिन पहले ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर और डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन गए और वहां पे उन्होंने मार्को रूबियो और जेडी वांस के साथ मीटिंग की। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सनक है ग्रीनलैंड को लेके वो लगातार बढ़ती ही जा रही। We, the Kingdom of Denmark, continue to believe that also the long-term security of Greenland can be ensured inside the current framework, the 1951 agreement on the defense of Greenland as well as the NATO treaty. अब ग्रीनलैंड को छोड़िए, अमेरिका के अंदर खुद 90% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये नीति है वो उसका विरोध करते हैं। यानी कि खुद अमेरिकन को ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये आर्ग्यूमेंट है ग्रीनलैंड की सुरक्षा का वो बेबुनियाद है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को सच में ग्रीनलैंड की सुरक्षा की चिंता होती तो वे अमेरिका की प्रेजेंस को ग्रीनलैंड के अंदर बढ़ाते ना कि घटाते। क्योंकि आप देखो 1951 की संधि के तहत अमेरिका जितने चाहे ग्रीनलैंड के अंदर मिलिट्री बेसिस बना सकता है और जितने चाहे अमेरिका वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स को तैनात कर सकता है। लेकिन 1991 के यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिकन प्रेजेंस ग्रीनलैंड से लगातार कम होती जा रही है। 1950-1960 के दशक में जहां ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका के 10 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस थे, जहां पे 15,000 से ज्यादा ट्रूप्स तैनात थी, आज वो घट के सिर्फ एक मिलिट्री बेस, थुले मिलिट्री बेस ग्रीनलैंड के अंदर है और वहां पे सिर्फ 250 से 300 अमेरिकन ट्रूप्स तैनात हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मंशा है वो सिक्योरिटी के नाम पे ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, उसको हथियाने की है। इसके अलावा जो आर्कटिक हाईवे है उस पे अमेरिका अपना एकाधिकार बनाना चाहता है। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? This is important for the whole world. There are many small countries. None of them are for sale. We're protesting against the orange dictator in the US who is trying to bully his way to undermine the sovereignty of the Greenlandic people and take away their right to decide who they want to be part of. ग्रीनलैंड के लोगों ने कई बार यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका दबाव के तहत ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक ऑटोनॉमी को एंजॉय करता है और अमेरिका ग्रीनलैंड को वो कभी ऑफर नहीं कर सकता जो ऑलरेडी ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत एंजॉय कर रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात भली भांति जानते हैं। वो भी जानते हैं
कि ग्रीनलैंड को मिलिट्री एक्शन के जरिए अनेक्स करना खुद नाटो की आत्महत्या करना जैसा होगा। इसीलिए वो लगातार इकोनॉमिक जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनके तहत यूरोपियन यूनियन पे लगातार दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? लेकिन इसका रिजल्ट ठीक उल्टा हो रहा है। आप देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये ट्रेड वॉर की जो नीति है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात भूल रहे हैं कि सामने उनके सहयोगी हैं या फिर शत्रु हैं। क्योंकि उन्होंने देखो कनाडा पे टैक्स लगाए, टैरिफ लगाए। कनाडा ने क्या किया? कनाडा ने अमेरिका का अल्टरनेटिव चीन को ढूंढा और अभी कुछ दिन पहले चीन और कनाडा के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील साइन हुई। और वही अब यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के अल्टरनेटिव की तलाश कर रहा है एशिया में, और माना यह जा रहा है कि आने वाले 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और भारत एक बड़ी ट्रेड डील साइन कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब विकल्प क्या बचता है, क्योंकि यह बड़ा मुश्किल है कि अगर प्रेसिडेंट टैरिफ के जरिए अगर यूरोपियन यूनियन को दबाव बना के ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे तो ऐसा दिखाई नहीं देता और ऐसा संभव भी नहीं। मान लो कि अंतिम विकल्प के रूप में प्रेसिडेंट ट्रंप मिलिट्री एक्शन को चूज करते हैं, तो ऐसे में नाटो का भविष्य क्या होगा? आप देखो कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड पे किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हैं तो सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर का उल्लंघन होगा। यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के तहत कोई भी देश बलपूर्वक किसी दूसरे देश की टेरिटरी को हथिया नहीं सकता, और अगर ऐसा कोई देश करता है तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत उस राष्ट्र को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, और इसके लिए वो दूसरे देशों से भी मदद मांग सकता है। यानी कि कल को अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे सैन्य हमला करता है तो ग्रीनलैंड को यह पूरा अधिकार है कि वो ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन से मदद मांगे बल्कि यूरोपियन यूनियन से बाहर भी वो मदद की गुहार लगा सकता है। और यह भी संभव है कि चीन भी ट्रंप के अगेंस्ट ग्रीनलैंड की मदद करे। आप देखिए कि यही सिक्योरिटी का आर्गुमेंट रशिया भी देता है। रशिया ने यूक्रेन पे जब आक्रमण किया तो उसने भी यही सेम आर्गुमेंट दिया कि यूक्रेन रशिया की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रशिया ने जो यूक्रेन की टेरिटरी पे एक्वायर किया है उस पे वो अपनी दावेदारी रखता है। और अगर यही सेम आर्गुमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप भी दे रहे हैं तो फिर रशिया और अमेरिका में क्या अंतर है? अब देखो कि रशिया के केस में नाटो यूनाइट हुआ था, लेकिन यहां अमेरिका नाटो को विभाजित कर रहा है। दूसरा कि नाटो के आर्टिकल 5 के तहत जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का जिसके अंदर प्रोविजन है, यानी कि अगर किसी नाटो के एक देश पे हमला होता है तो ये बाकी देशों पर भी हमला माना जाएगा। इस स्थिति में अगर अमेरिका जो कि एक नाटो का सदस्य राष्ट्र है, वो अगर ग्रीनलैंड पे हमला करता है और ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्योंकि हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का हिस्सा है, तो ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी जिसके अंदर एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पे हमला कर रहा है। और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, समय नाटो के आर्टिकल के अंदर भी मेंशन। ऐसी सिचुएशन में संभव है कि वॉशिंगटन नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के अंदर इस मुद्दे को वीटो करे। अगर अमेरिका वीटो भी करता है तो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कलेक्टिव डिफेंस का जो प्रोविजन है कि अगर यूरोपियन यूनियन में यानी कि डेनमार्क पे और ग्रीनलैंड पे जो ये हमला किया जाता है तो बाकी यूरोपियन यूनियन के देश ग्रीनलैंड की मदद के लिए आ सकते हैं। लेकिन वो मदद करते हैं या नहीं करते, ये उन देशों की पॉलिटिकल कमिटमेंट और उनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे निर्भर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब नाटो को भविष्य की हमारे को यहां से 2 पॉसिबिलिटी दिखती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये, क्योंकि अब नाटो के अंदर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। हो सकता है कि नाटो आगे किसी तरह घिसटता हुआ तब तक चलता रहे जब तक कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की बजाय कोई दूसरे प्रेसिडेंट नहीं आ जाते और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की साम्राज्यवादी नीतियों को परिवर्तित नहीं कर देते। लेकिन भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन जो
नाटो के अंदर जो म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रेक हुआ है उसको बहाल करना वाकई में बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी संभावना यह है कि नाटो यहां से वॉर्सा एग्रीमेंट जो कि यूएसएसआर का कठपुतली एक अलायंस था उसकी तर्ज पे बन जाए, कि जहां पे अमेरिका एक बड़ा पार्टनर, अमेरिका एक, और बाकी के जो यूरोपियन देश हैं वो अमेरिका के सबऑर्डिनेट बन के रहे। लेकिन कुछ भी हो, आज जो हमारे को नाटो दिखता है वो आने वाले भविष्य में वो समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।